साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आजकल कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्या ये कोई सोच सकता है कि चीन भी भारत के सामने घुटनों के बल आ जाए? क्या ये कोई कल्पना भी कर सकता है कि जब भारत हर मोर्चे पर चीन को आंख दिखा रहा हो तो वहां का राष्ट्रपति शी जिनपिंग मोदी का मुरीद हो जाए? अब सोचिए, क्या यह कल्पना की जा सकती है कि जब भारत बीबीसी के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा हो तो ब्रिटेन का द गार्जियन और द फाइनेंशियल टाइम्स पीएम मोदी के गुण गाने लगे। लेकिन आजकल दोस्तों यही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। आप सोचिए कि जिस समय देश में कांग्रेस इंडी अलायंस की पार्टियों के साथ मिलकर इसी बात पर माथापच्ची करने में जुटी है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़े और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, इसी की तो रणनीति बन रही है ना। आप तो देख ही रहे होंगे। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी देश के दक्षिणी किनारे पर स्थित केरल के त्रिशूर से देश की 140 करोड़ जनता को मोदी की गारंटी दे रहे हैं। जब मोदी गारंटी का नाम लिया जाता है तो ये किसी को समझने में देर नहीं लगती है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि पिछले 10 सालों में देश में जिस गति से काम हुए हैं और दशकों से रुके काम पूरे हुए हैं, वो खुद ही लोगों के मन में ये भाव पैदा कर देता है कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या है। अब देखिए ना, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन ही मोदी की गारंटी की विश्वसनीयता पर किसी तरह के शक करने की गुंजाइश को खत्म कर देता है। वैसे मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? इसका सही आकलन तो दोस्तों लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के न्यूज और व्यूज से ही हो सकता है, क्योंकि जब आपका विरोधी भी आपके काम की तारीफ करने लगे तो यह माना जाता है कि हकीकत में ऐसी तस्वीर तैयार हो चुकी है जिसका सपना न सिर्फ समर्थक देखते थे बल्कि विरोधी भी देखते थे। मोदी गारंटी के बारे में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के व्यूज के बारे में चर्चा करूं, जिसकी मैं अभी इंट्रो में बता रहा था, उससे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में जो बयान दिए थे उन्होंने, उसकी चर्चा करूंगा बहुत छोटे में, संक्षिप्त में। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी काम को शुरू करने से पहले वो उस काम के परिणाम को जानते हैं, लेकिन शुरुआत में ना तो वो उस परिणाम के बारे में और ना ही उस योजना की चर्चा करते हैं। वो सिर्फ काम करने पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक कलाकार की तरह एक बड़े कैनवास पर तस्वीर बना रहे हैं और अभी वो पूरी तस्वीर नहीं दिख सकती है। आप सोच रहे हैं कि वो एक बड़े कैनवास पर काम कर रहे हैं लेकिन तस्वीर दिख नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि आज आप जो देख रहे हैं उसके लिए उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि इससे भी बड़ी एक तस्वीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो बनकर हमारे सामने आएगी। अब सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए जिस तस्वीर को बना रहे हैं और एक कलाकार की तरह उनके मन में जो कल्पना है उसे वक्त से पहले लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम समझने का प्रयास करता रहता है। और यही तो खासियत है ना, जब ये बात कही जाती है ना दोस्तों कि जहां विपक्षियों की सोच खत्म हो जाती है वहां से प्रधानमंत्री मोदी की सोच शुरू होती है। और यही सोच, इसी को डिकोड करने में पूरा सिस्टम लगा रहता है। और विश्व में इसी तस्वीर को सबसे अधिक यदि कोई समझना चाहता है तो वो है हमारा पड़ोसी देश चीन। चीन के फुडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक झांग जियाडोंग ने चीनी सरकारी जो मुखपत्र है चीन का, जो सबसे बड़ा और एकमात्र आप समझ लीजिए ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक लेख लिखा है, व्हाट आई फील अबाउट द भारत नैरेटिव इन इंडिया। बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। 4 साल बाद भारत की यात्रा पर अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं झांग जियाडोंग। उन्होंने लिखा है कि भारत की आंतरिक और वैश्विक स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया है। वो लिखते हैं कि भारत ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलताएं पा ली हैं,
जिसकी वजह से उसकी वैश्विक स्तर पर पावर स्ट्रेटजी का सपना हकीकत में दिखने लगा है। अब आपको मैं, वैसे तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आई रिसेंटली विजिटेड इंडिया ट्वाइस, मार्किंग माई फर्स्ट विजिट इन 4 years. During the trips, I found that India's domestic and foreign situation have changed tremendously compared to 4 years ago. मतलब 4 साल में इतना कुछ बदल गया। India has achieved outstanding results in economic development and social governance, and its great power strategy has moved from dream to reality. However, potential risk and crisis have also begun to unfold. आप समझिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। भारत की सोच और व्यवहार में आए बदलाव के बारे में ये लिखते हैं कि चीन और भारत के बीच ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने या खत्म करने के बारे में जब पहले चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि चीन को ये ट्रेड इम्बैलेंस कम करने का काम करना चाहिए। मैंने चीन से, भैया कुछ तो कम कर दो यार। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब लोग चीन को ट्रेड इम्बैलेंस कम करने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि भारत अपना निर्यात बढ़ाकर इस ट्रेड इम्बैलेंस को कम कर सकता है। आज भारत को अपनी क्षमता पर अधिक भरोसा है। बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनते चले जाइए। इसी लेख में दोस्तों वो लिखते हैं कि देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में हो रहे तेज गति से विकास का परिणाम है कि भारत की वैश्विक कूटनीति और रणनीति में एक आत्मविश्वास दिखता है और आज वो विश्व में भारत नैरेटिव बनाने का तेजी से काम कर रहे हैं। अब आपको मैं एक लाइन और पढ़ देता हूं। फर्दरमोर, विद इट्स रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, India has become more strategically confident and more proactive in creating and developing a Bharat narrative. भारत नैरेटिव तो कांग्रेसियों में तो आग लग जाएगी, लेफ्ट लिबरल गैंग में तो भारत नाम से भी चिढ़ने लगे थे। ये भारत नैरेटिव की बात कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि सारी बातें लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखी गई है, जो चीन की सरकार का मुखपत्र है। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ यह भी है दोस्तों कि यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी सोच है। अब शी जिनपिंग की सोच किस प्रकार की निकल रही है आप सोचिए ना। मोदी जी के लिए जो चिढ़ रहे थे, कहीं मुलाकात नहीं हो रही है। इसी मुखपत्र में भारत की वैश्विक कूटनीति और रणनीति में पैदा हुए आत्मविश्वास पर चर्चा करते हुए लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत बहुत तेजी से ग्रेट पावर बनने की स्ट्रेटजी पर काम किया है और इस स्ट्रेटजी में भारत ने विश्व की हर महाशक्ति का साथ लिया है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों का भी साथ लिया है। अब आपको समझ में भी आ जाएगा दोस्तों कि ये जो विदेशों में जाते हैं मोदी जी और जो एनआरआई से मिलते हैं उसका महत्व क्या है। इसी लेख में ये भी लिखा गया है कि भारत ने पिछले 10 साल में जितनी तेजी से न सिर्फ नीतियों में बल्कि हकीकत में बदलाव कर दिया है, वैसी तेजी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिली हो। चीन के सरकारी मुखपत्र में झांग जियाडोंग ने G20 के दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को लेकर कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, यह लिखा था कि चीन से ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कोई नहीं छीन सकता। ये बड़े व्यक्ति हैं वहां के, क्योंकि उसने जो कारण दिया था, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का काम कर दिया था, उससे चीन की कूटनीति को बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे आज तक चीन उबरने का प्रयास कर रहा है। मोदी की बड़ी जीत थी, कूटनीतिक जीत। और यही नहीं, झांग जियाडोंग ने हमेशा से ग्लोबल टाइम्स में भारत की कूटनीति और रणनीति पर सवाल उठाने और अविश्वास पैदा करने का काम किया है। ये वो व्यक्ति हैं
अब अगर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, जो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का न सिर्फ आलोचक रहा बल्कि विरोधी भी रहा है, यदि वो आज मोदी की गारंटी की ताकत को भी स्वीकार करने लगा है, तो दोस्तों इसका मतलब साफ है कि भारत ने विश्व गुरु बनने का रास्ता तैयार किया है। मोदी की गारंटी की ताकत को यदि चीन का ग्लोबल टाइम्स समझ रहा है, तो एक और अखबार आई है, ब्रिटेन का फाइनेंशियल टाइम्स, वो भी स्वीकार कर रहा है। और फाइनेंशियल टाइम्स भी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का एक जाना माना समाचार पत्र है। फाइनेंशियल टाइम्स, याद है ना, राहुल जी बार बार दिखाते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में एलेक रसल ने 2024 में दुनिया में प्रजातंत्र की क्या स्थिति होगी, इसी पर लेख लिखा है। और इस लेख के जरिए दुनिया के 40 देशों में जहां इस साल चुनाव होंगे उसका जायजा लिया है। पश्चिम के मॉडल वाले, जो पश्चिम में मॉडल है प्रजातंत्र का, वहां के 2500 साल के इतिहास में यह पहला अवसर है जब एक साथ विश्व की 40% आबादी चुनाव में हिस्सा लेगी। बड़ा महत्वपूर्ण साल है। और एलेक रसेल के इस लेख में दोस्तों भारत के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के भानु प्रताप मेहता के विचार को आधार बनाकर लिखा है कि भारत में चुनावी प्रजातंत्र मजबूत है और प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में बहुत पॉपुलर नेता हैं, क्योंकि भाजपा की सामाजिक और आर्थिक नीतियों ने गरीबों और महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। इसलिए बहुत से लोगों के लिए यह चुनाव सशक्तिकरण का जरिया बन गया है। आप देखते जाइए। लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं, मीडिया और न्यायालयों पर दबाव का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। और यही काम इस लेख में भी किया गया है। इस लेख में दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है और इसे ही आधार बनाकर भारत में प्रजातंत्र की स्थिति पर सवाल खड़ा किया गया है। लेकिन यही आपको मजेदार चीज दिखाता हूं, डबल स्टैंडर्ड। क्योंकि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक तरफ 140 करोड़ के देश में प्रजातंत्र के मजबूत होने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उस सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को दबाव डालने की बात करता है और फिर प्रजातंत्र खत्म करने की भी बात करता है। वो भी तब जब उसी नेतृत्व में ये चुनाव होते हैं। आप समझ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत है, फिर कहते हैं जो सरकार है ना वो संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डाल रही है, प्रजातंत्र खत्म हो रही है, और वही सरकार चुनाव भी करा रही है। आप सोचिए, यानी कहीं ना कहीं लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उस हकीकत को स्वीकार करने से परहेज करता है जो भारत के संविधान में यूनिटरी फेडरलिज्म के रूप में शामिल किया गया है। इसमें भारत जैसे विभिन्नताओं से भरे देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जो निर्णायक शक्ति है वो तो केंद्र के हाथों में दी गई है। और ये भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा की सोच है जो संविधान में है दोस्तों, और यही भारत नैरेटिव है। भारत के प्रजातंत्र को लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जब तक पश्चिम के लोकतंत्र के चश्मे से देखता रहेगा तब तक उसे यही डर लगता रहेगा कि इस देश में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, इस देश में प्रजातंत्र नहीं चल सकता है। भारत के प्रजातंत्र की सफलता पर तब भी पश्चिम के इन्हीं पंडितों ने शक किया था। याद कीजिए, जब देश में 1951 में पहला चुनाव हुआ था, पश्चिम के पंडित जो भारत को नहीं समझते थे, उन्होंने भारत के पहले चुनाव को बिगेस्ट गैम्बल इन इंडियन हिस्ट्री तक कह डाला था। पुरानी कहानी भी दिखा रहा हूं। तो कुल मिलाकर साथियों, भारत में प्रजातंत्र के आधुनिक स्वरूप को समझने के लिए प्रजातंत्र के पश्चिमी मॉडल के मानदंडों को यदि अपनाया जाएगा तो यही डर पैदा होते रहेंगे जो 1951 से लेकर आज तक इस देश में प्रजातंत्र को लेकर लगातार उठते रहे हैं। यह सही है कि चुनाव की प्रक्रिया पश्चिम की है, लेकिन लोकमत के आधार पर सत्ता और निर्णय करने की परंपरा सनातन है। इस परंपरा को हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने
अपनी कहानी पंच परमेश्वर में हमारे सामने इस दौर में रखी है। यानी जब तक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम भारत की सनातन संस्कृति को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक उसकी कल्पना से उपजा डर कभी किसी का भला नहीं कर सकता, ना तो इस सिस्टम का और ना ही इस देश का। यही कहानी है दोस्तों, और ये दिखाना जरूरी था। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि चूंकि विदेशी अखबार, विदेशी जो मैगजीन है, वो जब लेख लिखते हैं तो थोड़ा वो भारी होता है थोड़ा, लेकिन चूंकि ये एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम है तो उसमें कुछ बोरिंग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो समझना हमारे आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मैंने प्रयास किया दोस्तों कि उन सारे जो नैरेटिव हैं, जो कहीं ना कहीं गूंथे जाते हैं, बहुत माइन्यूट, जिसका धीरे धीरे हमारे पर असर पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाऊं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।